हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के उन 40 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में 23 दिसंबर को पहले शिफ्ट के अंदर। 23 दिसंबर 2024 को पहले शिफ्ट के अंदर साइंस के जितने सवाल पूछे गए थे 40 के 40, उन सारे को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो एक लंबा धारावाही चालक है, जिसे धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। इन 4 विकल्पों में जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कौन सही है। यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट जो है सही है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको दिखाया गया है कि जो धारा है वो ऊपर की दिशा में बह रही है। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको ऐसे दिखाई गई है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर से देखें तो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आप धारा की दिशा को उलट देते हो, है ना, धारा अब आप ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित करवाते हो तो इसकी दिशा भी उलट जाएगी। तब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं आपको दिखेंगी ऊपर से, वो क्लॉकवाइज दिखेगी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम धारा की दिशा को उलट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, ये भी सही है। आप जैसे जैसे इस तार से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो घटती जाएगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा आएगा, इससे कम आएगा यहाँ पर, इससे कम आएगा यहाँ पर, इससे कम आएगा यहाँ पर। तो तार से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो घटता जाएगा। ये आर क्या है, डिस्टेंस है, इस तार से दूरी है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करवाओगे, बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा, राइट। यानी चुंबकीय क्षेत्र और धारा जो प्रवाहित इस चालक में हो रही है उसके बीच में सीधा संबंध होता है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग कौन सा नियम यहां पर लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए? राइट हैंड थंब रूल। ये नियम हम लोग लगाते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हम लोग लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए। क्या होता है इस नियम के अनुसार क्या करना होता है? इस तार को पकड़ना है आपको, दाहिने हाथ से अंगूठा को रखना है इस धारा की दिशा में, तो जो बाकी की 4 उंगलियां होंगी वो जिस दिशा में मुड़ेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस नियम में यही कहा जाता है। अगला सवाल है, डैश में मृत ऊतक होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। तो नारियल की छाल में जो टिश्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, राइट, स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि नारियल का जो ये हस्क होता है, इसमें कौन सा टिश्यू होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा आप बोलेंगे। इसकी कोशिकाएं डेड होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है, ये जो दृढ़ ऊतक होता है, इसे हिंदी में दृढ़ ऊतक बोलते हैं। दृढ़ ऊतक जो है ये प्लांट को जो है मजबूत और कठोर बनाता है। तो नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है, कारण यही है कि ये जो हस्क होता है ये बना होता है दृढ़ ऊतक से। ए हमारा राइट आंसर। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगी। दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। तो हमें इसके लिए सबसे पहले टोटल आवेश निकालना पड़ेगा। तो I बराबर होता है Q/T। यहाँ से Q यानी कि आवेश बराबर हो जाएगा I इंटू में T।
आई का मान दे रखा है 1 एम्पियर, समय हमें 8 मिनट दे रखा है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, एसआई मात्रक में भाई कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 480 कूलम, राइट, 480 कूलम। टोटल आवेश 8 मिनट में जो प्रवाहित हुआ है वो है 480 कूलम। ठीक, अब देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 480 कूलम आवेश कितने पे होगा, 480 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और गुने में यहाँ पर कर दो आप 480, तो इसको हम लोग हटाएंगे पॉइंट को, तो यहाँ पर 1 0 आएगा। अब 16 तिहाई में 48 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 0। उसके बाद ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻19 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 10⁻21, राइट, 3 गुने 10⁻21, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर है काफ़ी क्लोज है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पर आंसर मैंने ए टिक किया है। याद रखिएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 मिनट में अगर इतना आवेश प्रवाहित किया है, मीन्स 8 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हुए हैं। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम और बलगम छोड़ता है। बलगम मतलब म्यूकस, श्लेष्मा। देखो हमारे आमाशय जो है पाचन तंत्र का पार्ट है, तो आमाशय की जो भित्ति होती है, दीवार होती है, उसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। ये जो जठर ग्रंथियां होती है ये सिक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जरूरी होता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, लेकिन ये काम कब करेगा, जब उसको वैसा पीएच मिलेगा। पीएच काफ़ी कम चाहिए होता है, वो कम पीएच कौन ला करके देता है, ये HCl देता है। और ये जो HCl सिक्रीट होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा हो सकता है कि आमाशय की भित्ति को जला दे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके पावर को कम करने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो है ये सारे पदार्थ सिक्रीट किए जाते हैं। पेप्सिन जो है एंजाइम है। पित्ताशय में जमा होता है बाइल। पित्ताशय में जमा होता है बाइल। बाइल बोले तो पित्त। जो पित्त होता है वो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। ये पित्त बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। लीवर में पित्त बनता है और जाकर जमा होता है पित्ताशय में। ये सैलिवरी ग्लैंड्स, लाड़ ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। लाड़ ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। यहाँ से जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो होता है एमाइलेज। तो एमाइलेज जो है ये स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, बोले तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। अच्छा, एमाइलेज जो है पैनक्रियाज के द्वारा भी सिक्रेट किया जाता है। एमाइलेज जो है ये जो लार ग्रंथियाँ होती है वो भी सिक्रेट करती है, और ये जो पैनक्रियाज अग्नाशय है ये भी सिक्रेट करती है। तो इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज एंजाइम सिक्रेट किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा। ये सारे एंजाइम्स जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। ठीक, ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है, चलिए पढ़ते हैं। ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु स्पष्ट सीमा नहीं होती है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, ठोस जो होते हैं उनका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और सीमा स्पष्ट होती है। कोई भी ठोस पदार्थ आप देख लो, स्पष्ट बाउंड्री आपको नजर आएगा। आपके हाथ में पेन है, स्पष्ट बाउंड्री है, आप चाहो तो उसकी सीमा खींच सकते हो। आप उसकी सीमा खींच सकते हो, किसी भी ठोस पदार्थ की आप स्पष्ट सीमा देख सकते हो, खींच सकते हो। ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु निश्चित आयतन नहीं होता है, गलत हो जाएगा। निश्चित आकार होता है किंतु आयतन निश्चित नहीं होता है, गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। ठोसों का कोई निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा निश्चित आयतन नहीं होता है, ये तो महागलत है। ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है, यही मैंने आपसे कहा। बहुत ही आसान है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ठोस के क्या गुण होते हैं भाई? निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, स्पष्ट सीमा होती है ना।
ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जूल में 1 किलोवाट आवर का मान, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जो किलोवाट आवर है ना, ये ऊर्जा की इकाई है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में वाट देख करके शक्ति टिक मार देते हैं। किलोवाट आवर जो है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, एसआई मात्रक नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट तो जूल होता है। यह व्यावसायिक इकाई है ऊर्जा की। तो 1 किलोवाट आवर बराबर, याद रखिएगा किलोवाट आवर को ना हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, इकाई भी बोलते हैं। घरों में आप बिजली बिल जो पे करते हो यूनिट के हिसाब से पे करते हो ना, 600 यूनिट, 500 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, इस हिसाब से आप पे करते हो। तो उसी यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये किलोवाट आवर होता है। अगर 600 यूनिट कहा जा रहा है मतलब 600 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोल सकते हैं, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये जूल एसआई मात्रक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये याद रखिएगा, हॉर्स पावर जो है ये शक्ति का मात्रक है, और वाट भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन ये एसआई मात्रक है। 1 हॉर्स पावर या फिर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? एल्केन का क्लोरीनीकरण, एल्केन में क्लोरीन आकर के जुड़ता है। ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो गलत करेंगे, आपको ध्यान में रखना है, आप सही करके आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये मीथेन है जो कि एल्केन का पहला मेंबर है। ये जो एल्केन होते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, Hb का मतलब सनलाइट है यहाँ पर, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्लोरीन का जो एटम होगा वो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्लोरीन का जो परमाणु होगा वो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, इस वाले अभिक्रिया में एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर बन गया CH3Cl। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म होता है, राइट। हम क्या करेंगे, और ज्यादा क्लोरीन लेंगे तो धीरे धीरे एल्केन के अंदर भाई जितने भी हाइड्रोजन थे ना वो सब के सब बारी बारी से प्रतिस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन के परमाणुओं के द्वारा। अंततः सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे और लास्ट में हमें मिल जाएगा ये CCl4। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको सही कर लो आप। यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है, क्लोरोफॉर्म यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऐसी आइडोफॉर्म होता है CHI3। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड या फिर इसी को कहा जाता है टेट्राक्लोरो। टेट्रा का मतलब 4 होता है, क्लोरो का मतलब क्लोरीन हो गया, 4 क्लोरीन, टेट्राक्लोरीन है ना, नहीं टेट्राक्लोरीन नहीं, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो मीथेन। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? एनसीईआरटी धातु अधातु चैप्टर में आपको दिया गया है ये कटआउट, जो आपको कंठस्थ करने होंगे। भाई बहुत सवाल यहां से पूछे जाते हैं। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? ये पोटेशियम है, राइट। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो और याद आपको करना है। सोडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जो है, सोना के नीचे भी प्लेटिनम आता है, तो प्लेटिनम आप याद रख सकते हो, ठीक। अगर मान लो प्लेटिनम नहीं है तो सोना आंसर हो जाएगा। अगर सोना के साथ प्लेटिनम भी दिया हुआ है तब प्लेटिनम आंसर होगा। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है तो। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? ये जो 3 घटनाएं आपको दी गई है, कौन है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो कि
अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा हो पाता है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के कारण ये होता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जो है ये ज्वार भाटा आता है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, वहां पर जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो किसके बराबर होता है? स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। अर्थात नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति जो हो पाती है वो स्थिर वैद्युत बल के कारण हो पाती है, स्थिर वैद्युत बल के कारण हो पाती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये गति जो है हो पाती है। तो ये नहीं है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो केवल सी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ देता है? वीवीआई मार्क कर लो आप, खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फेरस सल्फेट टूट करके निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है? देखिए Fe है ना, FeSO4.7H2O, ये ना हरा तोता है ना, हरा तोता, ग्रीन विट्रियोल है। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, ग्रीन क्रिस्टल होता है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? ये जो क्रिस्टल जल के 7 अणु हैं ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब ये वाइट हो चुका है, अब ये बोल सकते हो कि वाइट पाउडर हो चुका है, ये वाइट पाउडर हो चुका है। ये जो जल है ये वाष्प के रूप में निकल लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको और हीट करेंगे, हीट करते रहेंगे। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे तो ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया में लिख रहा हूं। हीट करते रहेंगे तो बनेगा Fe2O3। ये लाल भूरे रंग का ठोस है। यहां पर गैस उत्सर्जित होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये अभिक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये अपने आप में एक अपघटन अभिक्रिया है, ये अपने आप में तापीय अपघटन अभिक्रिया है, तापीय अपघटन अभिक्रिया है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो अंततः क्या प्राप्त होता है भाई? लाल भूरे रंग का ठोस प्राप्त होता है फेरिक ऑक्साइड का, गैस उत्सर्जित होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब भी एग्जाम होता है रेलवे का तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्या पता आपके शिफ्ट में आ जाए। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है राइजोपस को। राइजोपस जो है ब्रेड के ऊपर लगने वाला फफूंद है। अगर आप ब्रेड को छोड़ देते हैं ऐसे ही वातावरण में, खुले वातावरण में, तो धीरे धीरे जो है उसके ऊपर आप देखेंगे कि वाइट वाइट थोड़ा सा डार्क कलर का जो है फफूंद लग जाएगा। कवक होता है वो, कौन सा कवक होता है? राइजोपस होता है। आपसे पूछा जाता है कि जो राइजोपस है इसमें अलैंगिक जनन होता है, विधि कौन सी होती है? अलैंगिक जनन तो कई प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार का अलैंगिक जनन होता है राइजोपस में? तो आप बोलेंगे बीजाणु समासंग, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, यानी कि बीजाणु समासंग के द्वारा। बीजाणु समासंग के द्वारा। प्लेनेरिया के अंदर पुनर्जनन होता है, रीजेनरेशन होता है। प्लेनेरिया के अंदर रीजेनरेशन होता है, पुनर्जनन होता है। ईस्ट एक कोष्ठीय कवक है, इसमें क्या होता है? बडिंग होता है, यानी कि मुकुलन होता है। और स्पायरोगारा के अंदर जो है खंडी भवन होता है। खंडी भवन मतलब फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, यह है पुनर्जनन, पुनर्जनन। बडिंग का मतलब मुकुलन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का
एक उदाहरण है, मिश्रण का एक उदाहरण। देखो मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता है और मिश्रण में आप पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला सकते हो। जल और ये नमक जो है, इन दोनों के पास भाई खुद का अपना फॉर्मूला है और ये यौगिक होते हैं। जो यौगिक होते हैं उनमें जो तत्व होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और यौगिक और तत्व ये दोनों जो होते हैं कहे जाते हैं आपके शुद्ध पदार्थ। क्या कहे जाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। ये होते हैं शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर्स कहे जाते हैं, राइट। वायु हमारा आंसर हो जाएगा। वायु का भाई अपना कोई फॉर्मूला भी नहीं है और वायु में हम जानते हैं कि तरह तरह की गैसें होती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, जलवाष्प है, तरह तरह की गैसें होती है। जो वायु है ये है अपने आप में मिश्रण, मिक्सचर है, राइट। और मिश्रण को कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है मिश्रण को, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यौगिक और तत्व जो है शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। यानी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हम लोग तत्व और यौगिक को बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ हम लोग बोलते हैं किसको? मिश्रण को। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। जो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जिसे आप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी बोल सकते हो, ये पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमें गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक है, और आप याद रखेंगे DDT जो कि एक कीटनाशक है, ये भी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, राइट। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। बिल्कुल ही गलत है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से, जानवरों से प्राप्त होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही गलत है। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है भाई। ये पर्यावरण में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। तो केवल स्टेटमेंट ए है जो सही है। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है? तो इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने का काम जो है न्यूरॉन्स करते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है करती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, या फिर बोल दो जो न्यूरॉन होता है, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके नाम आपको रटे होने चाहिए। डेंड्राइट होता है, ठीक। उसके बाद देखो इस पूरे को सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी बोल सकते हो, सोमा भी आप बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन में आपको देखने को मिलते हैं श्वान कोशिकाएं जो सिक्रीट करती है, स्रावित करती है माइलिन शीथ को, और ये पूरा कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये पूरा जो है इसे हम एक्सॉन एंड बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आप इस श्वान सेल को देखें तो ये सिक्रीट जो है माइलिन शीथ करती है, और बीच बीच में देखो तो माइलिन शीथ जो है एब्सेंट है, नहीं है। इसे कहा जाता है रेनवियर का नोड ऑफ रेनवियर। ये सारे पार्ट्स जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखो ये जो कुपिका है, ये आपको देखने को मिलते हैं लंग्स में। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं होती है ना, वहीं से होती है। ग्लोमेरुलस ये पार्ट है नेफ्रॉन का, ये पार्ट है नेफ्रॉन का, जो आपको देखने को मिलती है किडनी में। किडनी की, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन होता है, जिसका ये पार्ट है ग्लोमेरुलस। और तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन के ये सारे पार्ट्स होते हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। डैश ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। आई थिंक दूसरा ही क्वेश्चन था जहां मैंने नारियल के हस्क के बारे में चर्चा किया, जो कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, और मैंने आपको वहां पर बताया कि जो दृढ़ ऊतक होता है वो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है।
तो हमारा आंसर स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। हिंदी में दृढ़ ऊतक कहा जाता है। ये कोलेनकाइमा जो है लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है पादपों के अंदर। जो पहला वीडियो था इस सीरीज का उसमें मैंने आपसे चर्चा किया था। जो पैरेन्काइमा कोशिका होती है, मृदु ऊतक हम लोग जिसे बोलते हैं, उसका मुख्य काम जो है भोजन का भंडारण होता है। पैरेन्काइमा सेल में अगर आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल यानी जो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो क्लोरेनकाइमा वो पैरेन्काइमा है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय पादप होते हैं, वो डूब ना जाए, उसको उत्प्लावन बल मिलता रहे, उसके लिए उसमें जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं या फिर पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसे हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट में पैरेन्काइमा जो बायोन्सी देता है, उत्प्लावन बल देता है, उसे हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने वाले पैरेन्काइमा को हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सही है? बोल रखा है यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, गलत हो जाएगा। यूवी विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, यह हानिकारक है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। ओजोन उत्पाद है बोल रखा है यूवी विकिरण का, ये सही है। देखो, जो ओजोन गैस होती है ना, ये यूवी विकिरण को धरती तक पहुंचने से रोकती है, धरती तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन ये जो ओजोन गैस होती है ये बनती कैसे है? बनवाने वाली विकिरण भी यही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। परावैंगनी विकिरणों के कारण ही ओजोन गैस का निर्माण होता है और बाद में यही ओजोन गैस जो है परावैंगनी विकिरणों को धरती पर पहुंचने से रोक देती है। जो यूवी विकिरण है जब आकर के गिरती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर, तो ये ऑक्सीजन एटम्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टूट जाते हैं। अब ये देखो फ्री ऑक्सीजन है, ये फ्री ऑक्सीजन जो है बाकी के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं और ये ओजोन गैस बनाते हैं। बाद में इसी ओजोन गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? CFC के द्वारा, खास करके CFC में जो क्लोरीन है ना उसके द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि CFC का इस्तेमाल हमें नहीं करना है और CFC युक्त जितने भी मशीनें हैं उसको बनाने के ऊपर जो है उसको बनाने से जो है मना किया गया है पूरे विश्व भर में, क्योंकि ओजोन परत जो है इससे नष्ट होती है। इस CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत जो है वो पतली होती है, उसमें छेद होता है। अगर छेद हो गया तो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी वो धरती तक पहुंचेगी, उससे त्वचा कैंसर होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूवी विकिरणें हैं जो इस ओजोन गैस का निर्माण करवाती है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी। 1980 में देखा गया कि ओजोन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो बहुत ही कम हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। और मुख्य कारण क्या था? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल 2 और 3 बोल सकते हो, केवल 2 और 3 है ही नहीं विकल्प में। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? वायुमंडल के उच्च स्तरों पर, ये तो गलत ही है। यूवी विकिरणें जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ये फॉल्स है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरणों का एक उत्पाद है, ये स्टेटमेंट भी सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर देखो यहाँ पर ना 2 और 3 होगा भाई, ये और ये दोनों के दोनों सही है। ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है, जो कि एक भी विकल्प में नहीं है। इसमें एक दे रखा है तो ये नहीं होगा, इसमें एक दे रखा है ये नहीं होगा, इसमें एक दे रखा है ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत हैं? जो लड़का होता है उसके अंदर जब सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुषों के अंदर जो है सेक्स हार्मोन है, राइट। और जो लड़की होती है जब उसके अंदर सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, तब सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं
दोनों के दोनों। स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं दोनों के दोनों। जब लड़के के अंदर जो है ये जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है तो लड़का जो है सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है। जब एक लड़की के शरीर के अंदर ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सिक्रीट होने लगता है, जो कि लड़कियों के अंदर ये सेक्स हार्मोन है, तब लड़की जो है सेक्सुअली मैच्योर होने लगती है। अब लड़का या लड़की जब ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तब इनके बॉडी के अंदर जो है कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो बाहर से भी विजुअल होता है, यानी कोई भी देख करके बता सकता है कि हाँ अब ये सेक्सुअली मैच्योर हो रही है या फिर हो रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है, आपको वही चूज करना है। एक के अलावा पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक है जो संकेत नहीं है लैंगिक परिपक्वता का, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन का। तो आंखों का रंग नीला होना, ये भाई बचपन से भी हो सकता है किसी को, बचपन से भी हो सकता है किसी को कि आंखों का रंग जो है नीला हो, आइरिस जो है वो ब्लू हो। अब देखो जब एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर होती है तो उसके स्तन का आकार जो है बड़ा होने लगता है, उसकी आकृति में बदलाव आता है। और अगर हम लड़कों की बात करें, जब वो सेक्सुअली मैच्योर होता है तब उसके लिंग का आकार जो है बड़ा हो जाता है। तो ये संकेत तो देखने को मिलते हैं। बालों के विकास के विभिन्न पैटर्न, लड़के हो या फिर लड़कियां हो, जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तब उनके प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आते हैं, उनके कांखों में बाल आता है। लड़कों के केस में दाढ़ी मूछें जो है निकलने लगती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर किसी की दाढ़ी मूछें जो है आ रही है तो समझ जाना कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है। लड़कियों के लगभग इसी समय मासिक धर्म शुरू होना, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब लड़की जो है सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू करती है तभी से जो है मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा इस हार्मोन के सिक्रीशन के बाद ही स्पर्म का बनना शुरू होता है, स्पर्म का बनना शुरू होता है। और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के बाद जो है अंडोत्सर्जन स्टार्ट होता है, यानी कि ओव्यूलेशन। अंडे का उत्सर्जन जो है स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने के बाद, या फिर बोल सकते हो जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट करती है तब अंडे का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़के के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये सारे संकेत हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन का, जबकि ए नहीं है, तो ए हमारा राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। देखो मुक्त पतन किसको बोलते हैं? फ्री फॉल। पतन का मतलब होता है नीचे गिरना, और मुक्त का मतलब जो है कि केवल और केवल उस वस्तु पर ना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। एक वस्तु है, मान लीजिए नीचे की ओर गिर रही है और इसके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु जो है मुक्त पतन में है, वस्तु जो है मुक्त पतन में है। और जब वस्तु मुक्त पतन में होती है तब उसके पास जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। जैसे आप किसी बिल्डिंग से किसी वस्तु को गिराएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर जो है केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। भाई उसके ऊपर जो है हवा का प्रतिरोध भी तो होता है ऊपर की ओर, हवा का प्रतिरोध भी तो होता है ऊपर की ओर, तब हम वस्तु को मुक्त पतन में नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप निर्वात में चले जाओ तो आपको वहां पर मुक्त पतन देखने को मिलेगा। आप वस्तु को गिराएंगे, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वस्तु नीचे की ओर गिरेगी, ऊपर की ओर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। यहां बोल रखा है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्त पतन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, त्वरण भी नीचे की ओर ही कार्य करता है। यहां पर बोल रखा है विपरीत, गलत हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप चाहे 1 ग्राम के वस्तु को गिराओ चाहे 1 किलोग्राम की वस्तु को गिराओ, उसका जो त्वरण होगा ना वो जी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जो त्वरण है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये स्टेटमेंट सही है। जो पृथ्वी है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। भाई जब त्वरण है तो वेग स्थिर कैसे है? किसी भी वस्तु के पास अगर त्वरण है तो आप वेग स्थिर थोड़ी बोलोगे,
वेग स्थिर का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे ही वेग नहीं है तब त्वरण तो जीरो हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। देखो जो प्रारंभिक वेग है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, आपको जो है अंतिम वेग चाहिए, अंतिम वेग चाहिए। एक बल जो है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के डिब्बे पर लगता है 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए लगता है। आप त्वरण बता सकते हो, त्वरण बराबर हो जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान। बल है 4 न्यूटन और द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। अब देखो यहाँ से v बराबर u प्लस AT हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। u का मान 2 दे रखा है, a का मान हम लोगों ने 2 निकाल लिया है और t का मान जो है 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस सवाल का मतलब आपने समझा कि एक ये बॉक्स है जो कि ऑलरेडी गतिशील था इस वाले स्पीड से, अब इसके ऊपर जो है बल लगा आकर के 4 न्यूटन का। भाई कितने देर के लिए लगा? 2 सेकंड के लिए लगा। 2 kg का ये बॉक्स है, 2 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल लगा। ये ऑलरेडी चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अब बताइए कि 2 सेकंड के बाद इसके पास ये वेग क्या है, ये वेग क्या है, तो ये मैंने यहां पर निकाला है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग गंधीय सूचक की तरह नहीं किया जा सकता है? गंधीय सूचक की तरह नहीं किया जा सकता है तो वेनिला, लौंग का तेल, प्याज का तेल, ये सारे जो है गंधीय सूचक हैं। ये सारे के सारे जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, इनके गंध से पता लगता है माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। लिटमस पत्र जिसे लाइकन से प्राप्त किया जाता है, लिटमस को लाइकन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने कलर को चेंज करता है जिससे पता लगता है कि हाँ जो माध्यम है वो अम्लीय वो क्षारीय है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होती है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ये जमीन है, 5 किलोग्राम की एक गेंद है, गेंद है तो भाई गोल बनाते हैं। पाँच केजी की ये गेंद है, इसको जमीन से उठा करके ऊपर लेकर गया कितनी हाइट तक? 5 मीटर की हाइट तक, 5 मीटर की हाइट तक। गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी है? देखो जब आप किसी वस्तु को जमीन से किसी हाइट पर लेकर के जाते हैं तो उसमें संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। ये फॉर्मूला होता है h हाइट पर वस्तु के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी तो mgh के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m का मान जो है वो 5 किलोग्राम है, g का मान आपको 10 लेना है, यहाँ पर दे रखा है, और h का मान जो है 5 मीटर है। सब के सब SI मात्रक में डालेंगे तो 250 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। जब एक प्लांट सेल अपने अंदर पानी लेती है, जल लेती है तो फूल जाती है, जब पानी बाहर निकाल लेती है तो सिकुड़ जाती है। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? देखो मेंडल साहब ने मटर के प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी उद्यान मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। तो गार्डन पी पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने कई सारे लक्षण देखे थे, कई सारे लक्षण देखे थे, जैसे कि लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल बीज, झुड़ीदार बीज, हरा बीज, पीला बीज, है ना, श्वेत फूल, बैंगनी फूल, इस प्रकार से। तो प्रमुख लक्षण का मतलब यहां पर मेरे ख्याल से है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। आई थिंक इस सवाल को जो पूछा गया है इस सेंस में पूछा गया है कि ज्यादातर मटर के प्लांट में उनको कौन से लक्षण दिखे, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रभावी लक्षण।
ज़्यादातर लक्षण उनको कौन से दिखे मटर के प्लांट में। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबे पौधे उनको ज़्यादा दिखे थे। अगर हम बीज की बात करें तो गोल बीज उनको ज़्यादा दिखे थे। गोल बीज जो है प्रभावी लक्षण है मटर के अंदर, और जो लंबा पौधा है वो प्रभावी लक्षण है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ज़्यादातर प्लांट जो है वो लंबे देखे गए और ज़्यादातर प्लांट देखे गए कि उनमें गोल बीज आते हैं, इसीलिए ए हमारा आंसर हो जाएगा। कम प्लांट थे ऐसे जो बौने थे, ठीक, कम प्लांट थे ऐसे जो बौने थे, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कम प्लांट ऐसे थे यानी कि बहुत ही कम ऐसे पादप हुए जो झुड़ीदार बीज वाले थे, बहुत ही कम ऐसे पादप हुए जो झुड़ीदार बीज वाले थे, बौने बीज वाले बौने थे, ठीक। ज़्यादातर प्लांट जो थे वो लंबे थे और गोल बीज वाले थे, तो ये प्रमुख लक्षण थे। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल में सोचना था। द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु A की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु B की गतिज ऊर्जा कितनी है। एक वस्तु A है जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा जो है 100 जूल है। एक दूसरी वस्तु है B जिसका द्रव्यमान 2m है, इसका डबल है लेकिन वेग v है, तो गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², राइट। अब यहाँ पर देखो जो गतिज ऊर्जा है ये सीधा समानुपाती है द्रव्यमान का। द्रव्यमान बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा जो है, जिस दर से द्रव्यमान बढ़ाओगे उसी दर से गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। तो द्रव्यमान जो है यहाँ पर डबल हो गया है, तो गतिज ऊर्जा जो है ये भी यहाँ पर डबल हो जाएगी, अर्थात 200 जूल आप यहाँ पर बोलेंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेग में तो परिवर्तन हुआ नहीं है, तो केवल द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं, जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। पौधे की जो जड़ें होती है हमेशा नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि हम किसी बीज को अगर रोप देते हैं तो वहाँ से प्लांट या फिर जो तना है बोल सकते हो कि ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण। जो जड़ें हैं वो जमीन में नीचे की ओर बढ़ती है, जो तना है वो जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर गति हो रही है तो उसे हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और अगर मान लो कि पृथ्वी के केंद्र से विपरीत दिशा में गति हो रही है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो जड़ें जो नीचे की ओर जा रही है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और तना जो ऊपर की ओर जा रहा है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, राइट। प्रकाश की दिशा में पादपों का झुकना ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य की दिशा में हो जाता है, तो ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। हाइड्रोट्रॉपिज्म आप बोल सकते हो, जो जड़ें होती हैं वो नीचे जमीन में जाती है और जमीन में क्या है, पानी है, तो वो भी हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जड़ें जो है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाती है और जो तना है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाता है। कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा पोलन ट्यूब का अंडाशय की तरफ जाना, पोलन ट्यूब का अंडाशय की तरफ जाना, पोलन ट्यूब का अंडाशय की तरफ जाना। परागण के बाद जो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पराग नलिका का जो निर्माण होता है, वो एग्जाम्पल है किसका, कीमोट्रॉपिज्म का, रसायन अनुवर्तन का, राइट। हाइड्रोट्रॉपिज्म रूट में पॉजिटिव होता है, स्टेम में नेगेटिव होता है, ठीक। जियोट्रॉपिज्म रूट में पॉजिटिव होता है और स्टेम में नेगेटिव होता है। आप पढ़ते हो कि पौधे जो है प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का वो एग्जाम्पल है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोल दो या फिर फोटोट्रॉपिज्म बोल दो, बात एक ही है। क्रमशः ये दोनों यौगिकों के लिए सही IUPAC नाम का चयन कीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और ये OH फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। कीटोन अगर कोई है तो उसके IUPAC के नाम के अंत में आपको ओन मिलेगा, इस प्रकार से ओन मिलेगा। और अगर अल्कोहल है तो उसके IUPAC के नाम में आपको ऑल मिलेगा। तो ये जो पहला यौगिक है इसके नाम के अंत में ऑन होना चाहिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आता है, मेथ एथ प्रोप, यानी कि ये प्रोपेनोन है,
ये प्रोपेनोन है, राइट। यहाँ देखो प्रोपेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, देखो अम्ल अगर होता तो वहां पर आपको COOH देखने को मिलता, क्या ये इसमें है? नहीं, ये कट जाएगा। यहाँ देखो एथेनॉल है, एथेनॉल है मतलब OH होना चाहिए, यहाँ पर तो CO है, गलत हो जाएगा। प्रोपेनॉन हो जाएगा यहाँ पर। और मेथनॉल, मेथनॉल, मेथनॉल हम लोग किसको बोलते हैं? मेथनॉल भी अपने आप में अल्कोहल है, लेकिन मेथनॉल नाम में ही मेथ आ रहा है, मतलब कि एक ही कार्बन होगा। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है तो गलत हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ आता है। तो प्रोपेनॉन और एथेनॉल, डी हमारा आंसर हो जाएगा, एथेनॉल। जो मोस्ट कॉमन अल्कोहल है वो है एथेनॉल। इसका आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ये जो प्रोपेनॉन है ना, ये प्रोपेनॉन जो है कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है प्रोपेनॉन। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है, फॉर्मूला होता है CH3COCH3, इसी को एसीटोन भी कहा जाता है। एसीटोन जो है सामान्य नाम है, प्रोपेनॉन जो है IUPAC नाम है, राइट। और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। डैश पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। देखिए पत्तियों में ना ये रंध्र भी होता है, वैस्कुलर बंडल भी होता है, क्लोरेनकाइमा भी होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि बाह्य त्वचा में बताओ, पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। ये पत्ती की बाह्य त्वचा आपको दिखाई गई है, इसमें आपको स्टोमेटा दिखाया गया है, स्टोमेटा दिखाया गया है। ये गार्ड सेल स्टोमा मिलकर के स्टोमेटा बनाते हैं, समझे आप। ये देखो ये पैलिसेड स्पॉन्जी लिखा हुआ है, ये पैरेन्काइमा है। ये वो पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, अर्थात ये वो पैरेन्काइमा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। और पत्तियों के केस में इसे हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है मीजोफिल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स हम लोग बोलते हैं। और वैस्कुलर बंडल हम किसको बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम को मिला करके, जाइलम और फ्लोएम पत्तियों में है ना, जाइलम और फ्लोएम पत्तियों में होते हैं भाई। ये जो पार्ट आप देखते हो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, वैस्कुलर बंडल होता है। स्टोमेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लोरेनकाइमा कौन है भाई? ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो क्लोरेनकाइमा ही होते हैं, जो कि पैरेन्काइमा ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर है यदि V और A क्रमशः वोल्ट और एम्पियर है? 1 ओम के बराबर है तो R बराबर होता है V बट्टे में I, V बट्टे में I। अगर आप यहाँ पर 1 वोल्ट ले लो और करंट आप 1 एम्पियर ले लो तो ये 1 ओम के बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र दर्शाता है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे आप कली चूना बोल सकते हो, इसे आप अनबुझा चूना बोल सकते हो, है ना, अनबुझा चूना बोल सकते हो, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या और नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो आपस में बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या। और द्रव्यमान संख्या हम लोग बोलते हैं नाभिक में जो प्रोटॉन होती है उसकी संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को मिला दो तो द्रव्यमान संख्या। ये ए क्या है? ये है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, है ना, मास नंबर। तो ए हमारा राइट आंसर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है और इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो पहले गति या फिर बोल दो चाल ये थी, बाद में इतनी हो जाती है, तो सीधी सी बात है कि चाल बढ़ी है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, चाल बढ़ी है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। मान लीजिए चाल पहले u थी बाद में v हो गई, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग कैसे निकालेंगे? हाफ mv² माइनस u²। भाई अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा करेंगे ना, पहले हम लोग हाफ mv² करेंगे फिर माइनस में हाफ mu² करेंगे, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया।
तो हाफ एम का मान जो है 10 है, राइट। वी स्क्वायर, वी जो है यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यू जो है यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 5 गुने में 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब 16 पंचे में 80 हो जाएगा, तो 80 जूल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है। देखिए, अगर पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, वैसे केस में ये जो पाइरुवेट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है और वहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में एटीपी बनता है। ऊर्जा मुक्त होती है बहुत ही ज़्यादा, और सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कब? जब पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है तब, भरपूर मात्रा में होती है तब। अच्छा, पाइरुवेट क्या है? देखो, पाइरुवेट ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसके टूटने से पाइरुवेट बनता है। जो ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद अलग अलग कोशिकाओं में गया, तो कोशिका द्रव में जाने के बाद जो है ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूट जाता है श्वसन प्रक्रिया में, राइट। अब ये पाइरुवेट आगे कैसे टूटेगा डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कैसे मिल रही है। अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले ना तो ये पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के CO2 H2O में टूटेगा। ये सह उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऊर्जा जो है मुक्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन तब क्या होगा? जब पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पेशी कोशिका में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो पाइरुवेट है कोशिका द्रव में ही, ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में हुई है, कोशिका द्रव में ही, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, कोशिका द्रव में ही ये पाइरुवेट जो है टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में। भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है पेशी कोशिका को? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं। वैसे केस में पेशी कोशिका में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पाइरुवेट टूटता है लैक्टिक एसिड में। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम इसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अगर मान लो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिल जाती, पेशी कोशिका को मिल जाती, तब माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे उत्पाद जो है बनते, तब हम उसे वायवीय श्वसन बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पर बनता है, जिसके कारण ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हमारी पेशियाँ जो है थक जाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड का इस्तेमाल जो है विनेगर बनाने में किया जाता है, सिरका बनाने में किया जाता है। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। भाई जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपको चाहिए, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उससे भाग लगा दो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर में आप डालेंगे प्रकाश की चाल, नीचे में डालेंगे प्रकाश की चाल, ऊपर में आएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे में आएगा मीटर पर सेकेंड, कैंसल आउट हो जाएगा, कोई इकाई नहीं बचेगा, इकाई रहित, मात्रक रहित। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो कोलाइड के जो कण होते हैं, जब आप किसी कोलाइड से प्रकाश को गुजारते हैं तो कोलाइड के जो कण होते हैं उससे प्रकाश का हो जाता है प्रकीर्णन, और प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। ये जो प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज जो है टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी माध्यम से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं और उसका मार्ग दिख जाता है तो इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, और ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो कोलाइड मिश्रण है उसके जो कण होते हैं उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण ये मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो 3 प्रकार के होते हैं ना मिश्रण, विलयन है, कोलाइड है और निलंबन है। ये जो विलयन है, जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, इसमें आप देखेंगे प्रकाश गुजारोगे ना तो प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा। मतलब ये जो विलयन होता है ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। जबकि जो कोलाइड है, जैसे कि मिल्क से आप टॉर्च जलाओ तो प्रकाश का मार्ग आपको दिख जाएगा। जो कोलाइड है या फिर सस्पेंशन है, ये दोनों टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक, तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त में विलंबन ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
जबकि इंद्रधनुष का बनना होता है प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, हमारा राइट आंसर। फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? फास्फोरस का सिंबल होता है P और परमाणु संख्या भाई कितनी होती है? 15। डी हमारा आंसर। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 और सल्फर की परमाणु संख्या 16। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो फेरस जो आयरन है, इस आयरन ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद का जलीय विलयन बना लिया। तो ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, ओजोन के एक अणु में ओजोन के 3 परमाणु होते हैं, फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं। तो ये डाई एटॉमिक है, ये टेट्रा एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, ये टेट्रा एटॉमिक है। हमसे ऑक्सीजन और फास्फोरस के बारे में पूछा गया था, तो हम बोलेंगे डाई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, तो ये ऑक्टा एटॉमिक है। किस सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है? तो राइजोपस हो जाएगा। जो राइजोपस है ये अपने आप में कवक है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। और कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। अपवाद के रूप में ईस्ट होता है, ये एक कोशिकीय कवक होता है, ध्यान में रखिएगा। ईस्ट जो है कवक है लेकिन एक कोशिकीय है। इसके अलावा सारे कवक जो है बहुकोशिकीय होते हैं। ब्रेड मोल्ड जो है ब्रेड के ऊपर उगने वाला कवक है। ब्रेड मोल्ड ब्रेड के ऊपर उगने वाला कवक है, देख रहे हो? ये ब्रेड मोल्ड है। ये फफूंद जो है, फफूंद हम लोग कवक को ही बोलते हैं। अगर आप इसकी संरचना देखेंगे डिटेल में तो आपको दिखेगा कि ऐसे हाइफे होता है और इसके ऊपर बीजाणुधानी होता है और इस बीजाणुधानी में जो है बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो हाइफे हैं इसे हम लोग स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं, है ना? स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं। और इसे हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसे बीजाणुधानी बोलते हैं। स्पोरेंजिया जो है प्लूरल वर्ड है और स्पोरेंजियम जो है सिंगुलर वर्ड है। जब ये स्पोरेंजियम परिपक्व हो जाता है तब ये फट जाता है। फटने के बाद सारे बीजाणु जो है हवा में आ जाते हैं, फिर ये हवा में फैल जाते हैं। जहां जहां गिरेंगे वहां वहां नए कवक उगेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोला था ना, बीजाणुधानी यानी कि ये का विकास कवक तंतु पर होता है, यानी कि ये हाइफे पर होता है, तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि ये स्पोर। तो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा राइजोपस में अलैंगिक प्रजनन होता है। लिशमेनिया में द्विविखंडन होता है एक निश्चित तल से, और अमीबा में किसी भी तल से द्विविखंडन होता है। लिशमेनिया के कारण जो है काला जड़ होता है। साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा डैश। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इस सीरीज के पहले वाले वीडियो में कि साबुन का जो अणु होता है उसके होते हैं 2 सिराएं। एक को होता है पानी से प्यार, इसे हम लोग जल रागी सिरा बोलते हैं। जल के साथ ये अटैच होता है, जल के साथ ये बाइंड करता है। ये हेड रीजन होता है, हमने नाम दे दिया हेड रीजन, तो इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। जो दूसरा सिरा होता है जिसे हम लोग ऐसे पूंछ से दिखाते हैं, इसे पानी से डर लगता है, तेल से प्यार होता है। क्योंकि पानी से डर लगता है, डर लगना फोबिया होता है, तो हम इसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो ये जो पूंछ है इसे हम लोग बोल देंगे हाइड्रोफोबिक टेल। तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है, साबुन का जो अणु होता है, उसके पास होता है हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि जल रागी सिरा और जल विरागी पूंछ आप बोल सकते हो। जल रागी शीर्ष और जल रागी पूंछ भी आप बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा आप बोल सकते हो। तो ये हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी से प्यार है, तो ये पानी से अटैच करेगा, पानी के साथ बाइंड करेगा बोल सकते हो, रिएक्शन जो है करेगा। और ये हाइड्रोफोबिक है तो ये तेल के साथ जो है अटैच करेगा। तो देख रहे हो बहुत सारे साबुन के अणु जो है मिल करके सोप मिसल बनाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये जो पूंछ वाला पार्ट होता है जिसे तेल से प्यार है, वो सारे आकर के अटैच हो जाते हैं तेल से। कपड़े पर मान लो कि कोई दाग है, धब्बा है, जो कि मेनली ऑयली ही होता है,
तो सारे के सारे जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं वो आकर के अटैच होते हैं तेल से, और सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जल विरागी सीरा है और उसके बाद जलरागी सीरा है। तो क्रमशः जल के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है नहीं। क्रमशः जल के साथ परस्पर क्रिया करता है नहीं। जल विरागी है तो पहले हम लोग तेल बोलेंगे या फिर हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। ऑयल जो है क्या है, लिपिड होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है, अम्ल नहीं होगा, जल होगा। क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा क्षार के साथ परस्पर क्रिया करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो भाई क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है, अम्ल नहीं होगा, जल होगा। साबुन के अणु का जल विरागी सीरा और जलरागी सीरा। जल विरागी है तो पहले हाइड्रोकार्बन आना चाहिए। कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया कि भाई इसको लगाव है जल से और इसको लगाव है तेल से, तेल आ जाएगा या फिर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, या फिर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो ठोसों का आयतन स्थिर होता है, सही है। ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा संपीड़ित गैस होती है। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, गलत हो जाएगा। स्पष्ट होती है, अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट होती है। ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है, सही है, सी हमारा आंसर। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।